स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड एप्लीकेशन आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप सब लोग हेडिंग लगा लें। मेरा प्रेशर को mm से atm में कन्वर्ट करने के लिए 760 से डिवाइड करते हैं। और बच्चों अब आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, बोर्ड पे देखेंगे, वहां से मैं आपको कराऊंगा अपना नया टॉपिक। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। अरे बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होती है उसको आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था आइसोकोरिक प्रोसेस, जहां पर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट एक्सचेंज पढ़ी थी। तो बच्चों सबसे पहले आइसोबैरिक प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। A process in which the pressure of a system remains constant is known as isobaric process। बच्चों आइसो का मतलब होता है सेम और बेरिक का मतलब होता है प्रेशर। आइसोबैरिक का मतलब हुआ ऐसा प्रोसेस जो कि सेम प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे करवाया जाए। अरे बच्चों अब आप थोड़ा सा बात को गौर से सुनिए। कल आपने बच्चों देखा था कि हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर रिएक्शंस करवाए थे और आपको बच्चों मैंने कल बताया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन कराना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बच्चों हमें एक खास किस्म का अपैरेटस या डिवाइस हमें यूज करनी पड़ती है जिसको कहते हैं बॉम कैलोरीमीटर। बच्चों नॉर्मली हम लोग जो रिएक्शंस करते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं करते, बल्कि हम वो रिएक्शंस कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं। बच्चों कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम रिएक्शन करते हैं तो असल में हम रिएक्शंस करते किस में हैं? अरे बच्चों हम ओपन वेसल्स में रिएक्शन करते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब, बीकर, फ्लास्क। यहाँ पे जो सिस्टम का प्रेशर होता है वो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों आपको मालूम है कांस्टेंट होता है। तो बच्चों कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंज की जो डेरिवेशन है करने हम जा रहे हैं उसमें हमें कुछ सपोजिशंस करनी है। तो आइए वो सपोजिशंस आपको बताते हैं। कंसीडर अ क्लोज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। बच्चों हमने एक सिलेंडर लिया है जिसमें हमने गैस जो है वो ली हुई है और इस सिलेंडर में फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। बच्चों फर्ज करें कि हम क्यूपी हीट एनर्जी सिस्टम को सप्लाई करते हैं, यानी हम सिस्टम में क्यूपी हीट डालते हैं। बच्चों क्यूपी का क्या मतलब है? बच्चों क्यू का मतलब होता है हीट एक्सचेंज और पी का मतलब होता है, बेटा आप सिर्फ अभी तवज्जो से सुनिए, ना कॉपी कीजिए ना कुछ इधर उधर देखिए, सिर्फ यहां पर देखिए। मुहिउद्दीन हर जगह डिफरेंट होता है लेकिन सी लेवल पर अगर हम मौजूद हैं तो हर जगह सेम होगा बेटा। तो बच्चों क्यूपी का मतलब होता है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों जो गैस सिलेंडर में मौजूद है उसको हम क्यूपी हीट देंगे। जब हम क्यूपी हीट देंगे तो बच्चों गैस एक्सपेंड होगी और कुछ वर्क करेगी पिस्टन को ऊपर ले जाने के लिए। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो बच्चों प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या सूरत हाल होगी, आइए देखिए। बच्चों फर्स्ट लॉ के मुताबिक डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस
W। लेकिन बच्चों यहां पर जो Q है वो QP के बराबर है, बट चूंकि बच्चों गैस एक्सपेंड कर रही है, गैस एक्सपेंड कर रही है, तो बच्चों W किसके बराबर होगा? माइनस P डेल्टा V के, जो हमने ड्राइव किया था बच्चों परसों। ये बच्चों कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क की वैल्यू है। माइनस P डेल्टा V क्या है? वर्क डन, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर। जब गैस एक्सपेंड होगी तो बच्चों वो वर्क डन करेगी, उसकी वैल्यू माइनस P डेल्टा V के बराबर है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों फर्स्ट लॉ है वो, उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। तो हम फर्स्ट लॉ के फार्मूले में W की वैल्यू डालते हैं, तो QP माइनस P डेल्टा V, ये बच्चों W की वैल्यू है। बात समझ में आ गई? ये हमने बच्चों पहले भी ड्राइव करा हुआ है सारा, यहां तक कोई भी चीज नई नहीं है। अब बच्चों यहां से मैं QP की वैल्यू निकालूंगा, तो QP किसके बराबर होगा बच्चों? बच्चों ये माइनस P डेल्टा V इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बच्चों QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। जी जनाब, ये Q की वैल्यू आ गई, QP की वैल्यू आ गई। अब बच्चों मैं यहां पर डेल्टा E की वैल्यू पुट करूंगा और डेल्टा V की वैल्यू पुट करूंगा। ओके, तो बच्चों आगे क्या सूरत हाल बनती है देखिए। हेयर बच्चों डेल्टा E किसके बराबर होता है? डेल्टा E किसके बराबर होता है? E2 माइनस E1 के बराबर होता है। और बच्चों डेल्टा V किसके बराबर होता है? V2 माइनस V1 के बराबर होता है। तो बच्चों ये वैल्यू ऊपर पुट कर दें, तो ये वैल्यू मैं QP के फार्मूले में डाल देता हूं। तो QP इज इक्वल टू डेल्टा E किसके बराबर है बच्चों? E2 माइनस E1। डेल्टा E की वैल्यू E2 माइनस E1 प्लस P, और डेल्टा V की वैल्यू है बच्चों V2 माइनस V1। जी जनाब, समझ में आ रहे? ये मैंने वैल्यूज डाल दी डेल्टा E की और डेल्टा V की QP के फार्मूले में। भाई समझ आ रहा है बेटा? ओके बेटा, ओके ओके। तो फिर अब बेटा आगे देखो मैं क्या करूंगा, मैं P को मल्टीप्लाई करूंगा बेटा ब्रैकेट से, Q को मल्टीप्लाई, मैं P को मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट से। तो डेल्टा QP इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस ये वाला P ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो P V2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बना? PV2, और फिर माइनस आएगा और V1 से मल्टीप्लाई होगा तो PV1 हो जाएगा। ये मैंने P को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट से। भाई कुछ कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो बताओ, सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब बच्चों मैं क्या करूंगा बताओ, ये स्टेप बताओ, इसके बाद क्या करूंगा? नहीं बेटा, अगर गैस कंप्रेस होगी तो फिर प्लस होगा ना बेटा। मुजुद्दीन,
अब बच्चों अगला स्टेप क्या होगा, मैं इस इक्वेशन को अरेंज करूंगा। क्या करूंगा? ईशा कामरान बहुत अच्छे। अब मैं इस इक्वेशन को अरेंज करूंगा। तो बच्चों ये जो टू वाले वेरिएबल्स हैं वो फाइनल स्टेट के हैं। देखो ये, देखो ये E2 है और ये तुम्हारा PV2 है। ये दोनों एक जगह कर दूंगा और E1 वाले वेरिएबल एक जगह कर दूंगा। तो देखो क्या फार्मूला बना, QP इज इक्वल टू, मिस्टर हारिस अब अगर निशान आए ना एक भी तो फिर मैं आपको जो है ना वो बाहर कर दूंगा क्लास से। तो बच्चों देखिए मैं अब एक जगह कर रहा हूं, E2 प्लस PV2 माइनस E1 माइनस PV1। देखो भाई ये मैंने अरेंज करा, मैंने इस तरह अरेंज करा कि फाइनल स्टेट वाले वेरिएबल एक जगह कर दिए और इनिशियल स्टेट वाले वेरिएबल एक जगह कर दिए। इज इट क्लियर? अब क्या करूंगा बच्चों बताओ, अब स्टेप क्या करूंगा बच्चों? अब क्या करूंगा? अरहम बहुत ही अच्छे भाई, जबरदस्त अरहम, बेहतरीन। अब क्या करेंगे बच्चों जी? अब क्या स्टेप करेंगे बताइए? अरहम ने तो बता दिया, बाकी कुछ बोलेंगे या मुंह में घुंघरू डाल के बैठेंगे? ईशा कामरान, सुमन बहुत अच्छे बेटा, जबरदस्त। मुहिउद्दीन इंथैल्पी पिंथैल्पी छोड़ो, अभी ये बताओ अभी क्या करेंगे? हाँ सुमन वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक बताया और हमने ठीक बताया। बाकी सब लोग मुंह में घुंघरू डाल के बैठे हैं। मुहिउद्दीन साहब ये बात की बातें हैं, हेलो बात की बातें हैं ये। अभी क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है? तैबा बहुत अच्छे, बिल्कुल सुरुस्त तैबा, जबरदस्त। तो जनाब हम माइनस कॉमन लेंगे, हम माइनस कॉमन लेंगे जनाब। तो QP इज इक्वल टू E2 प्लस PV2, माइनस कॉमन आ गया, अंदर बचेगा क्या ब्रैकेट में? E1 प्लस PV1। अंदर प्लस आएगा बाहर माइनस आएगा। तो जनाब हमारे पास ये सूरत हाल हो गई, QP इसके बराबर आ गया, देख रहे हैं आप। बट E प्लस PV इक्वल्स टू हमने पढ़ाया था आपको भाई, 3 दिन पहले आपको पढ़ाया था, E प्लस PV इक्वल्स टू, यस रूप बिल्कुल सही है हसन। मुहिउद्दीन अब तुम्हारा जवाब मुहिउद्दीन आएगा तो बिल्कुल ठीक है, यस बिल्कुल राइट। E प्लस PV इज कॉल्ड इंथैल्पी, E प्लस PV इज कॉल्ड इंथैल्पी। लेकिन बच्चों यहां पर दो दो स्टेट्स हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। सो फॉर इनिशियल and final states and final states, E1 plus PV1 is equal to H1 and E2 plus PV2 is equal to H2।
तो बच्चों जो ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी हुई हैं, एक वो H2 को रिप्रेजेंट कर रही हैं और एक H1 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब मैं ये वैल्यूज डाल देता हूं। तो मेरे पास QP किसके बराबर आया? QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1 किसके बराबर होता है? H2 माइनस H1 किसके बराबर होता है भाई? अरे बोलो बोलो, जल्दी बोलो। वाह वाह, बिल्कुल डेल्टा सही हो रूप, एहसान, अरीशा, जबरदस्त जबरदस्त। बाकी सब लोग मुंह में घुंघरू डाल के बैठे हुए हैं। तैयबा अकबर भेजी। डेल्टा एच के साथ जी हसन हसाम कुरैशी, बेहतरीन। तो जनाब H2 माइनस H1 इक्वल्स टू डेल्टा H। तो बच्चों हमारी इक्वेशन ड्राइव हो गई फाइनली। QP इक्वल्स टू डेल्टा H, QP इक्वल्स टू डेल्टा H। तो बच्चों आपको याद होगा हमने आपसे कहा था डेल्टा H हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो डेल्टा H QP के बराबर होता है और QP हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट आ गया है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर आ गई है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हीट एक्सचेंज यानी QP, हीट एक्सचेंज इक्वल्स टू हीट एक्सचेंज इक्वल्स टू हीट एक्सचेंज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी। तो बच्चों जो Q का साइन होगा वही डेल्टा H का साइन होगा, जो Q का साइन होगा वही डेल्टा H का साइन होगा। तो अगर Q पॉजिटिव है तो डेल्टा H भी पॉजिटिव होगा, Q नेगेटिव है तो डेल्टा H भी नेगेटिव होगा। तो बच्चों अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बना वो देखिए, फाइनल रिजल्ट क्या बना वो देखिए। बच्चों डेल्टा H किसके बराबर आ रहा है? डेल्टा H QP के बराबर आ रहा है, लेकिन QP खुद किसके बराबर है? देखिए ऊपर, ऊपर देखिए, QP किसके बराबर है? QP बराबर है इसके, यानी डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के। तो बच्चों पूरा फार्मूला बना डेल्टा H इज इक्वल टू QP एंड QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। लेकिन बच्चों ये फार्मूला हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बच्चों एप्टीट्यूड में सवाल आए हुए हैं। तो ये है बच्चों हमारा फाइनल रिजल्ट। तो हमें ये पता चला कि हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। It means heat absorbed by the system is used to increase the enthalpy of the system. ये है जनाब हमारी डेरिवेशन। जी बेटा। तो बच्चों ये डेरिवेशन 5 नंबर की आती है इम्तिहान में। मेरा आप कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये सब भेज दूंगा बेटा आज शाम को। अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों कल परसों। नोट्स में है बेटा, सब है नोट्स में। तो ये बच्चों थी हमारी डेरिवेशन। बेटा तो गैस तो तभी काम करेगी ना जब वो एक्सपेंड होगी। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वर्क है जिसके अंदर हमें एक्सटर्नली कुछ मिले। डेफिनेशन किसकी दोबारा बता दूं? टेस्ट टॉपिक है बेटा इज अ एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टिचोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स प्लस डेफिनेशन। खुसूसन वो न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको भेजे, सॉल्व न्यूमेरिकल भेजे ना कल, उनकी आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें। बच्चों अब हम आपको आखिरी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं
हेडिंग लगा ले। एमसीक्यूज इंक्लूड है, आसान वाले एमसीक्यूज है जी बेटा, सिर्फ वही कर ले प्लीज, तो बहुत बेहतर हो जाएगा आपके लिए जनाब। आप लोग अब जरा हेडिंग लगा ले, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हेसेस लॉ। हेडिंग लगा ले, हेसेस लॉ। लेकिन बच्चों ये हम आपको पढ़ाएंगे नोट से, ताकि हम आज ये टॉपिक मुकम्मल कर सकें। तो जल्दी से बच्चों आप लोग बोर्ड पर देखें। And this is the Hess's law of constant heat summation. बच्चों इसका दूसरा नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। बच्चों थर्मोकेमिस्ट्री के दो लॉज हैं। पहले का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, जो कि लिवाइसे ने पेश किया था। बच्चों वो लॉ हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर आप उसका स्टेटमेंट सुनना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री का ये कहना है कि किसी भी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन और उसी कंपाउंड की हीट ऑफ डिकम्पोजिशन की वैल्यू सेम होती है, लेकिन उनका साइन अपोजिट होता है। अमूमन हीट ऑफ डिकम्पोजिशन पॉजिटिव होती है और हीट ऑफ फॉर्मेशन यूजुअली नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और उसका कोई डेल्टा एच है, तो अगर हम उस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में ले जाएं तो उसका डेल्टा एच चेंज हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों हेसेस लॉ पर। बच्चों हेसेस लॉ जो है ये किस चीज को डील कर रहा है? बच्चों हेसेस लॉ जिस चीज को डील कर रहा है, जिस वेरिएबल को डील कर रहा है, उसका नाम है हीट ऑफ रिएक्शन। उसका नाम है इंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच। किसको डील कर रहा है हेसेस लॉ? डेल्टा एच को। बच्चों ये लॉ एक जर्मन साइंसदान ने पेश किया जिसका नाम था हेनरी हेस। बच्चों इस आदमी को फाउंडर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, इसकी खिदमत की बिना पर। बच्चों हेसेस लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक स्पेशल फॉर्म है, एक स्पेशल केस है। यानी जो आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा था ना अभी 2-3 दिन पहले, उसी की एक खास शक्ल है। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता था एनर्जी कांस्टेंट होती है। हेसेस लॉ ये कहता है कि हीट कांस्टेंट होती है। और बच्चों हीट भी तो एनर्जी ही की एक फॉर्म है। तो आइए बच्चों इसका स्टेटमेंट सुनिए, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। द ओवरऑल इंथैल्पी चेंज, that is the amount of heat evolved or absorbed for a particular chemical reaction, is equal to the sum of the enthalpy changes for the individual step in the reaction. In other words, we can say enthalpy change of a reaction remains the same whether the reaction takes place in one step or in several steps. बच्चों इसका एक और थ्योरेटिकल स्टेटमेंट यहाँ से देखिएगा, फिर इसको समझाते हैं। If a chemical reaction is made to take place in 2 or more different ways, whether in one step or in several steps, the amount of total enthalpy change will be same, no matter by which method the change is brought about. ओके बेटा, 1 मिनट में इनको सबको चुप कराता हूँ। आप लोग खामोशी से स्टेटमेंट सुने बेटा। वो क्या कह रहे हैं कि अगर एक रिएक्शन को हम 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ों से टेक प्लेस कराएं तो जो टोटल इंथैल्पी चेंज है वो सेम रहती है, चाहे हम कोई सा भी मेथड इख्तियार करें। यानी
जो डेल्टा एच है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और इंटरमीडिएट स्टेप्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों, इसको समझने के लिए इस डायग्राम को जरा गौर से देखिए। बच्चों, ये एक रिएक्शन है जिसपे हम ए को डी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बच्चों, इस स्टेप में जो हीट निकल रही है या जो हीट चेंज आ रहा है उसको हम डेल्टा एच से जाहिर कर रहे हैं। ये बच्चों सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। लेकिन इसी रिएक्शन को बच्चों हम 3 स्टेप में करवा सकते हैं कि हम पहले ए को बी में कन्वर्ट कराएं, बी को सी में कन्वर्ट कराएं, सी को डी में कन्वर्ट कराएं। बच्चों, ये जो मराहिल है इनको कहते हैं दरमियानी मराहिल या इंटरमीडिएट स्टेप्स। बच्चों, इन स्टेप्स पर जो हीट चेंजेस हैं उनको हम कह रहे हैं डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3। डायग्राम से इसको समझिए कि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग ये बच्चों रिएक्शन यहां से शुरू हो रहा है। बच्चों, ये इनिशियल स्टेट है, और बच्चों ए कन्वर्ट हो रहा है डी में। बच्चों, ये फाइनल स्टेट है। इस ए को डी में कन्वर्ट करने के दौरान जो इंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा एच है। लेकिन बच्चों, इसी रिएक्शन को देखें हम मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर टेक प्लेस करा सकते हैं कि ए को पहले बी में कन्वर्ट कराएं, बी को सी में कन्वर्ट कराएं, सी को डी में कन्वर्ट कराएं। तो बच्चों 3 स्टेप में ये रिएक्शन हो जाएगा। ये जो स्टेप्स है ना बच्चों, यहां से लेके ये जो स्टेप्स है सारे, इनको कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेप्स, या इसको कहते हैं पाथ ऑफ द रिएक्शन। क्या कहते हैं? पाथ ऑफ द रिएक्शन। तो हेसिस लॉ का ये कहना है कि चाहे आप रिएक्शन एक स्टेप में करें या 2 स्टेप में करें या 3 स्टेप में करें, जो ओवरऑल डेल्टा एच है वो सेम रहता है। यानी अगर मैं डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 को प्लस कर लूं तो मुझे सिंगल स्टेप में होने वाला डेल्टा एच मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड हेसिस लॉ। ये हेसिस लॉ का स्टेटमेंट। बात समझ में आई? लेकिन बच्चों एक बात बड़े मजे की है, वो ये कि डेल्टा एच क्यू के बराबर होता है। डेल्टा एच क्यू के बराबर होता है, तो हम चाहे तो डेल्टा एच की जगह क्यू भी रख सकते हैं, डेल्टा एच की जगह क्यू भी रख सकते हैं। तो यहां देखिए मैंने क्या करा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये बच्चों 3 फार्मूले हैं, 2 फार्मूले हैं हेसिस लॉ के, यानी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 इज इक्वल टू टोटल डेल्टा H। यानी चाहे हम रिएक्शन एक स्टेप में करें, चाहे हम रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में करें, टोटल डेल्टा H हमेशा सेम रहता है। इसी बात को बच्चों एक और डायग्राम से समझिए। प्यारे बच्चों, ये नीचे प्रोडक्ट को हमने जाहिर किया है, ये इंथैल्पी को जाहिर कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है या पाथ ऑफ द रिएक्शन है। बच्चों देखिए लाल वाले निशान को देखिए, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्ट सिंगल स्टेप में। इसको कहते हैं ओवरऑल इंथैल्पी चेंज। ये यहां से लेके लाल रंग की आपको नजर आ रही है। यहां से देखिए, ये रिएक्शन यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। इस अमल के दौरान होने वाला डेल्टा एच आपके सामने है। यही रिएक्शन जो है जो हम लोग कर रहे हैं एक स्टेप में, देखिए वही हम 2 स्टेप में करते हैं या 3 स्टेप में करते हैं। देखिए रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट हुआ इसमें, इस जगह पे, यहाँ पे बना इंटरमीडिएट। क्या बना? इंटरमीडिएट यहाँ पे बना कोई।
फिर वो इंटरमीडिएट कन्वर्ट हुआ किसी और इंटरमीडिएट में, और फिर वो इंटरमीडिएट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। आपने देखे इस रिएक्शन में एक नया पाथ रिएक्शन को दिया, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव पाथ। अब इस अल्टरनेटिव पार्ट में 3 जगह पर इंथैल्पी चेंजेस हो रही हैं। एक इंथैल्पी चेंज यहां हो रहा है डेल्टा एच, एक इंथैल्पी चेंज यहां हो रहा है डेल्टा एच, और एक इंथैल्पी चेंज यहां हो रहा है डेल्टा एच। इसको हम कहेंगे डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3। अब अगर हम ये तमाम डेल्टा H's प्लस कर लें, यानी डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3, अगर इन सबको प्लस कर लें तो हमारा प्लस करने के बाद आंसर आएगा जो कि ओवरऑल डेल्टा H के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा H है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, जो डेल्टा H है वो इंटरमीडिएट स्टेप्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ 2 चीजों पर, इस पर इनिशियल स्टेट पर और जनाब फाइनल स्टेट। ठीक है जी। तो बच्चों हैसेस लॉ का ये आपके सामने हमने, बेटा आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है, किसको आवाज नहीं आ रही भाई? ओके बेटा, तो जल्दी से इसका मैथमेटिकल प्रूफ देख लो और ये डायग्राम देखो गौर से। स्टूडेंट्स, हम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं, इधर गौर से देखिए बच्चों। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस अमल में 393.7 किलो जूल पर मोल की हीट निकलती है। डेल्टा H नेगेटिव है। ये बच्चों हमने एक स्टेप में रिएक्शन कराया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये बच्चों एक स्टेप पे हमने रिएक्शन कराया। बच्चों यही रिएक्शन हम 2 स्टेप में भी करवा सकते हैं, यही रिएक्शन हम 2 स्टेप में भी करवा सकते हैं कि पहले कार्बन और ऑक्सीजन के मिलाप से हम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएं और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिलाप से कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूंगा आपस में तो मेरे पास वही रिएक्शन आ जाएगा जो कि यहां मैंने 1 स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में दिखाया था। बच्चों इन दोनों स्टेप में होने वाला डेल्टा H -111 एंड -283 के बराबर है। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों डेल्टा H को प्लस करूं तो मेरा डेल्टा H ओवरऑल -394 आ रहा है, जो कि सिंगल स्टेप में होने वाले डेल्टा H के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहे रिएक्शन एक स्टेप में कराऊं या एक से ज्यादा स्टेप में कराऊं, ओवरऑल डेल्टा H सेम रह रहा है और सम ऑफ डेल्टा H's in the individual step is equal to the total delta H। जी स्टूडेंट्स, बेटा स्टेटमेंट की बात बाद में करते हैं, प्लीज स्टेटमेंट की बात बाद में करते हैं। पहले आप हैसेस लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो देख लें, मैथमेटिकल फार्मूला तो देख लें। प्यारे बच्चों, हैसेस लॉ की फाइनल हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ हैसेस लॉ। बच्चों हैसेस लॉ का क्या मकसद है, हैसेस लॉ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? बच्चों हैसेस लॉ से बुनियादी तौर पर हम डेल्टा H कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा H, खुसूसन वो डेल्टा H जो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। और बच्चों हमें मालूम है डेल्टा H की मुख्तलिफ टाइप्स है। मिसाल के तौर पर हीट ऑफ रिएक्शन, heat of formation, heat of combustion, heat of neutralization, heat of sublimation, heat of vaporization, heat of fusion, and last one is latest energy। ये तमाम डेल्टा H की टाइप्स हैं जो हम हैसेस लॉ की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन खुसूसी तौर पर वो डेल्टा एच जो हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, जो सिंगल स्टेप में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एसेस लॉ की मदद से हम वो कैलकुलेट कर सकते। इज इट क्लियर? सो बच्चों, यही है हमारा आज का लेक्चर। तो यहां तक आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जनाब। जी, एनी क्वेश्चन प्लीज। सर टेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। बेटा टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि न्यूमेरिकल का टेस्ट है, जो न्यूमेरिकल के आपको मैंने सॉल्यूशन भेजे कल, उनकी भरपूर तैयारी कर ले तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा सारा। मोहम्मद सरवर में रात को पूरा टॉपिक भेज दूंगा बेटा, ओके, परेशान नहीं हो इसके लिए। सर डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन, इंपेरिकल फार्मूला, लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट वगैरह वगैरह। अच्छा, असल न्यूमेरिकल है। ओके सर। जी, इंपेरिकल फार्मूले का रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप फर्स्ट ईयर में जाके देख लें ग्रुप में, थोड़ा नीचे मिलेगा आपको। क्या आपको मिलेगा बेटा? जुलाई के लेक्चर में मिलेगा, जुलाई में चले जाए। जी बेटा, जो मैंने न्यूमेरिकल भेजे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या बिल्कुल साफ लफ्जों में बता दूं कि मैं वो ही दूंगा? जी नहीं, उसी जैसे दूंगा, उसी जैसे दूंगा, उसी जैसे दूंगा, उससे मिलते जुलते दूंगा। और याद रख लें, जो जिस बच्चे का भी ये टेस्ट खराब हुआ उसको ये न्यूमेरिकल में 50 दफा करने का दूंगा पनिशमेंट। सर पिछले टेस्ट पेपर्स? पिछले टेस्ट पेपर आपको इंशाल्लाह कल परसों लगा देंगे रिजल्ट, या आज रात को ही लगा देंगे रिजल्ट। अच्छा, चेक हो गए जी। ओके सर। ओके बेटा, तो बच्चों क्लास यस यहाँ सर। पे खत्म करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कल डिस्कस कर लेना है। ठीक सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।